साथियों, बामसेप के मंच पर आज के प्रमुख मार्गदर्शक माननीय कमलकांत काले साहब, हमारे नीरज भाई पटेल, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, 15-20 साल से हम लोग दोस्त हैं। नीरज भाई पटेल नेशनल जनमत के संपादक, अधिवक्ता साथी प्रदीप वर्मा जी, उस्मान शेख जी के बारे में बोल रहा था कि वो ज्योतिबा फुले के साथी हैं। उस्मान शेख जो है ज्योतिबा फुले के साथी रहे हैं। आप द स्टेज जो बैठे हुए डॉक्टर सुरेश बाबू साहब, जो हमारे काफी पुराने दोस्त हैं, मेरे कलीग और लंदन से बैरिस्टर हो रहे हैं मेरे साथी ऋषिराज सिंह, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, हमारे बामसेप के बहरहाल बार एसोसिएशन के सभी साथी, अधिवक्ता साथी और उपस्थित लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत ही सुनहरा मौका है। इस मौके पर आप लोग ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो बैरिस्टर बनकर 100 साल पूरे हुए हैं, उसका ये लखनऊ में आपने प्रोग्राम आयोजित किया है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर नहीं बनते तो सोचो क्या होता। बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर नहीं बनते तो शायद साउथ बोरो कमेटी के सामने नहीं पेश होते, साइमन कमीशन के सामने नहीं जाते, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, वहां से 1935 का एक्ट नहीं बनता, आपको आइलैंड सफरेज नहीं मिलता, यहाँ देश में चुनाव नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, SC ST OBC को आरक्षण नहीं मिलता, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, मतलब ज्योतिबा फुले और शाहू महाराज का संघर्ष आगे नहीं बढ़ता। तो आज आरक्षण दिन है, इसलिए मैं 2 मिनट में आपको आरक्षण की जो बर्थ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि शाहू महाराज जब कोल्हापुर के राजा बने तो वो पंचगंगा, कोल्हापुर में पंचगंगा नाम की एक नदी, जैसे आपके यहाँ गोमती है या उधर गंगा है, उसी तरह से पंचगंगा नाम की एक बड़ी नदी बहती है और वहाँ शाही स्नान होता है। राजाओं का वहाँ शाही स्नान होता है और शाही स्नान होने की वजह से राजा वहाँ पर्टिकुलर डे पर वहाँ जाते हैं। इस फैन को थोड़ा बंद कर दीजिए, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। शाही स्नान में जब शाहू महाराज पंचगंगा नदी पर नहाने गए तो वहां उनका जो चीफ प्रीस्ट था, जो दरबार का राज घराने का जो ब्राह्मण था, चीफ प्रीस्ट क्या कहते हैं, रजोपाध्याय था, उसने शाहू महाराज जब नहा रहे थे तो उस समय जब राजा नहाता है तो मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, तो वो मंत्र पढ़ रहा था, तो वो शास्त्रोक्त पद्धति से नहीं, मतलब वेदोक्त पद्धति से नहीं, मतलब पुराणोक्त पद्धति से पढ़ रहा था। ब्राह्मण जब अपने लिए मंत्र पढ़ते हैं तो वो वेदोक्त पद्धति से पढ़ते हैं, और जब शूद्रों के लिए पढ़ते हैं तो वो पुराणोक्त पद्धति से पढ़ते हैं। तो जब शाहू महाराज जब नहा रहे थे तो पुराणोक्त पद्धति से जब मंत्र पढ़ रहा था तो शाहू महाराज के सेक्रेटरी को ये बात पता चली। शाहू महाराज के सेक्रेटरी ने शाहू महाराज को बताया कि ये पुराणोक्त पद्धति से मंत्र पढ़ रहा है। तो उसको पूछा गया वहीं पे कि शाही स्नान के लिए आप तो मंत्र इस तरह का क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसने कहा कि हम सिर्फ ये मंत्र जो
है वो शूद्र राजा के लिए ये मंत्र पढ़ रहे हैं। यदि राजा शूद्र है तो हम लोग यही मंत्र पढ़ेंगे। हम वेदोक्त मंत्र से ब्राह्मणों के लिए पढ़ सकते हैं, क्षत्रियों के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन हम शूद्रों के लिए नहीं पढ़ सकते। यहां से लेकर कोल्हापुर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, बहुत बड़ा हंगामा हुआ कोल्हापुर में। मतलब जैसे बम फट जाता है, बम फटने के बाद जैसे हंगामा होता है, उसी तरह से कोल्हापुर में हंगामा हुआ। शाहू महाराज ने के खिलाफ कोर्ट में केस गई और दिल्ली तक वाइसराय के कोर्ट तक जो है केस आई। शाहू महाराज जीते उसके, लेकिन ब्राह्मणों का जो नेतृत्व है पुना के तिलक ने किया था। तिलक ने जो ब्राह्मणों का नेता के रूप में ब्राह्मणों के आंदोलन शाहू महाराज के खिलाफ खड़ा किया गया था, उसका नेतृत्व, उसकी लीडरशिप जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जब ये कंट्रोवर्सी चल ही रही थी तब शाहू महाराज की मदर का डेथ हुआ। उनकी माँ राजमाता जो है उनका डेथ हुआ। तो डेथ पर भी जो है जब जलाने जाते हैं तो वहां पे भी जो है उस रजोपाध्याय ने पुराणोक्त तरीके से मंत्र पढ़ा और जहाँ जलाने का कार्यक्रम होता है वहां बहुत बड़ा झगड़ा होता है, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पर ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, हम शूद्रों के लिए वेदोक्त मंत्र नहीं पढ़ सकते। इस एक घटना की वजह से इस देश में, इस एक घटना की वजह से इस देश में आरक्षण का जन्म हुआ। और आरक्षण इसीलिए दिया गया क्योंकि जो मोनोपोली थी ब्राह्मणों की उनके राज में, उस मोनोपोली को खत्म किया जाए और बहुजन समाज SC ST OBC के खिलाफ जो विषमता हो रही है, जाति भेद हो रहा है, जो उनके खिलाफ इनइक्वालिटी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको खत्म किया जा सके, इक्वालिटी को लाया जा सके, इसीलिए शाहू महाराज ने आरक्षण दिया। शाहू महाराज ने आरक्षण दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे पूरे देश भर में फैला दिया। शाहू महाराज का जो क्षेत्र था 3-4 जिलों का था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, 3-4 जिलों का था। ज्योतिबा फुले का भी जो आंदोलन था वो डेक्कन तक सीमित था। ज्योतिबा फुले अपनी जिंदगी में 8 जिले से ज्यादा आगे नहीं गए। शाहू महाराज जो है वो डेक्कन में ही रहे। तो जो डेक्कन का आंदोलन था, जो समानता का डेक्कन का आंदोलन था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बैरिस्टर बने और बैरिस्टर बन के इस देश का संविधान लिखा और पूरे देश भर में फैला दिया। ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन तो ये आंदोलन इस देश के न्यायपालिका में नहीं हो सका। ये भी एक बहुत बड़ी चीज हम लोगों के लिए है। आप जानते हैं कि इस देश के पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा OBC है, उसके बाद में SC है, ST है। बट इस देश में कोर्ट्स में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है। इन कोर्ट्स में इन जातियों के जजेस नहीं है और इन जातियों के जजेस नहीं होने की वजह से संविधान की जो मूल भावना है, उस संविधान की मूल भावना को जो ब्राह्मण और अन्य हिंदू उच्चवर्णीय जज है वो लोग मूल भावना को खत्म कर देते हैं। और मूल भावना को खत्म करने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है? तो पहला नुकसान ये हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वर्क नहीं कर पा रहा। इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसका वर्किंग बंद हो चुका है। दूसरा उसका एडवर्स इम्पैक्ट ये हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रॉमिसेस हैं,
जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोशल चेंज का प्रॉमिस है, वो सोशल चेंज का प्रॉमिस रुक गया है, उसे फुलफिल नहीं किया जा सकता है। और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें वहां हमारे लोगों की संख्या न होने की वजह से है। क्या आपको पता है कि आज यहाँ पे नीरज भाई है, सुप्रीम कोर्ट में 258 जजेस इस देश में बने हुए हैं। आज तक 258 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बने, उसमें से 48 चीफ जस्टिसेस हैं, और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक और नॉर्थ इंडिया में जो ओबीसी की सबसे बड़ी जाति है पटेल, उसका एक भी जज नहीं बना है। मौर्या का एक भी जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, अभी तक नहीं बना है। यादव जो रूलिंग ओबीसी की रूलिंग कास्ट है, बिहार में, हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर यादव की संख्या है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार, ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में यादव बड़ी संख्या में रहते हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई यादव जज नहीं बना है। और इसीलिए आप देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को 50 साल से ऊपर की सजा हो जाती है। लालू प्रसाद यादव जी को 50 साल के ऊपर सजा हुई है, अलग अलग मुकदमे में 50 साल से ऊपर। तीसरी बात बताना चाहता हूं कि नॉर्थ इंडिया की जो सबसे लड़ाकू कोर्ट में अभी फंक्शन है, और 2 एससी के जजेस हैं, और पिछले 70-72 सालों में सिर्फ एक शेड्यूल ट्राइब का जज बनाया गया है। पिछले 70-72 सालों में सिर्फ एक, मतलब ये कह रहा ना कि इस देश का बहुत उद्धार हो गया, कि द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बन गई, बहुत उद्धार हो गया इस देश का। तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को उन पोस्ट पर बिठाया जाता है जहां पर कोई पावर नहीं। प्रेसिडेंट इस देश में कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करता, कोई पावर। मैं आपको बता रहा हूं, इसका क्लासिक एग्जाम्पल आर्टिकल 79 है आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 79 में ये लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी कैबिनेट में डिसीजन लेगा वो प्रेसिडेंट को बताना है। प्रेसिडेंट उससे सारी जानकारी मांग सकता है और प्राइम मिनिस्टर को उसको सारी जानकारी देनी है। और यदि कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन लेता है जो कैबिनेट में पास नहीं हुआ है, ऐसा कोई डिसीजन लेता है, तो प्रेसिडेंट उसको स्टे कर देगा, स्थगित कर देगा, और उस डिसीजन को कैबिनेट की तरफ अप्रूवल के लिए भेजेगा। डिमोनेटाइजेशन कैबिनेट में पास नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ने पावर एक्सरसाइज किया क्या? प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट था, किया पावर एक्सरसाइज? नहीं किया। डिमोनेटाइजेशन इस देश का मतलब आधार बिल यदि मनी बिल हो सकता है, आधार बिल को मनी बिल करके पेश करके पास किया, आधार बिल यदि मनी बिल हो सकता है, तो क्या डिमोनेटाइजेशन मनी बिल होकर पास नहीं हो सकता था पार्लियामेंट में? नहीं किया। और प्रेसिडेंट ने भी जो है 79C जो आर्टिकल है उसमें प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन तक नहीं किया। फिर इस देश में लॉकडाउन लगा, आपके उत्तर प्रदेश के रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट थे, लॉकडाउन भी इतना मेजर डिसीजन कैबिनेट में पास नहीं हुआ, बट प्रेसिडेंट ने एक भी सवाल नहीं पूछा। तो जो ऑर्नामेंटल पोस्ट है वो एक, जिसे ऑर्नामेंटल बिना पावर की पोस्ट, बिना पावर की, बिना किसी तरह के अधिकारों की जो पोस्ट है, उन पोस्ट को शेड्यूल ट्राइब को दे देने से शेड्यूल ट्राइब का उद्धार नहीं होता है। उद्धार तब होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो बैकलॉग वैकेंसीज है एससी एसटी की, जो पिछले 72 सालों में नहीं भरे गए सुप्रीम कोर्ट में एसटी के जजेस, तो उसमें कम से कम 10 जजेस शेड्यूल ट्राइब के भी भर देना चाहिए, तब फायदा। इसीलिए जब ऑल बार एसोसिएशन हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं, बट जब ये आंदोलन तेजी पर होगा, तो ये आंदोलन जब तेजी पर होगा तो हम लोग कहेंगे कि इस देश में आदिवासी का जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में जजों का, उसको तुरंत भरा जाए।
जजों का, जो पटेल, मौर्य, राजभर, बीद, निषाद, ये जो बैकवर्ड कास्ट है, इनका जो बैकलॉग है उसको तुरंत भरना चाहिए। जो एससी शेड्यूल कास्ट का जो बैकलॉग है उसको तुरंत भरा जाए और एससी, एसटी, ओबीसी के जजेस बनाया जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चलने देगी। हमारा क्या है आंदोलन? हमारा आंदोलन यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट में एससी, एसटी, ओबीसी जजेस नहीं भरे गए तो हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं चलने देंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए। बट ये काम आप बाहर से आकर नहीं कर सकते, और हम लोग उस तरह का अभी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग पीसफुल रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। हम लोग पीसफुल रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अंदर के ही लोग खड़े हो जाए। तो इसलिए जो काले कोट पहनकर यहाँ लोग आए हैं, वो सफेद शर्ट जो पहन के आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ देख के कि आप लोग यहाँ आए हैं। आप लोग थोड़ा सा भी खड़े हो जाएंगे तो आरक्षण के खिलाफ एक जजमेंट नहीं आएगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस क्षेत्र का जानकार हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि यदि शेड्यूल कास्ट के लोगों में 3 जजेस और सुप्रीम कोर्ट में बन जाए तो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ एक भी जजमेंट इसके बाद में कभी नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट से। बट वो बनाएंगे तब आपको आंदोलन करना पड़ेगा। तो साथियों, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इस देश में संविधान लागू हो, और हमारा मानना है कि संविधान लागू होने में सबसे बड़ी दिक्कत जो है सुप्रीम कोर्ट है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट इस देश में संविधान लागू नहीं होने दे रहा। जैसे कई सारी पिटीशंस, लॉकडाउन में जो लोग जा रहे थे, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, जिनको पानी नहीं मिल रहा था, जिनको ट्रेनें नहीं मिल रही थी, जिनको बसेस नहीं मिल रही थी, और वो हजारों किलोमीटर पैदल चल के जा रहे थे, जब लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और कह रहे थे कि इनकी मदद कीजिए, इनके लिए न्याय दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए न्याय नहीं दिया। हम चाहते हैं इस तरह के सुप्रीम कोर्ट इस देश में ना हो। बेटर है नहीं हो, क्या जरूरत है इस तरह के कोर्ट्स की? जब आप इस देश के जो असली राजा है, जो सॉवरेन पीपल है, जो सॉवरेन लोग हैं इस देश के, जिन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट बनाया, जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने इस देश का पार्लियामेंट बनाया, सारी सिस्टम बनाई, वो लोगों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने अपने लिए बनाया, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करता है। तो ऐसे कोर्ट का हम लोगों के लिए क्या फायदा? आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस देश में 18 मेजर हाई कोर्ट है, वैसे तो 25 है, बट नॉर्थ ईस्ट वगैरह जो छोटे छोटे हाई कोर्ट्स के बाद में बेंचेस थे 2-2 जजेस वाले, ऐसे सब मिला के 25 हाई कोर्ट हो गए। एक भी ओबीसी चीफ जस्टिस नहीं है इस देश में, एक भी ओबीसी चीफ जस्टिस नहीं है इस देश में। एक था, वो 4-5 महीने नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय या किसी स्टेट में था ना, वो 4-5 महीने पहले रिटायर हो। और सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का जज चीफ जस्टिस है साउथ के एक स्टेट में। कई सारे हाई कोर्ट्स हैं जिससे लगातार अपॉइंटमेंट्स हो रही है। परसों के दिन 9 महाराष्ट्र में 9 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की गई। 9 हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति की गई, मैंने ट्वीट किया था। एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं है 9 जजों। तो क्या होता है कि ये देश कास्ट फ्रीडम सोसाइटी है। कास्ट एक देश है, अपने आप में देश है। कास्ट का फॉरेन पॉलिसी है, कास्ट का सेपरेट थिंकिंग है, कास्ट का अपना फिलॉसफी है, कास्ट का एक अपना नॉलेज है, कास्ट की एक अपनी हॉस्टिलिटी है, कास्ट का एक अपना इमोशन है। तो जब वो लोग जाते हैं बेंच के ऊपर, तो वो लोग अपना इमोशन, अपनी हॉस्टिलिटी, अपनी फिलॉसफी लेकर जाते हैं। जब वो कोर्ट में जाते हैं जजेस, तो वो अपनी हॉस्टिलिटी, अपना इमोशन, अपना फिलॉसफी, अपना नॉलेज कास्ट का, वो लेकर जाते हैं। और जब आप कोर्ट में, उनके ही कोर्ट में जब आप संविधान लागू करने के लिए जाते हैं, तो जो ट्रेडिशनली एंटी पीपल कम्युनिटीज है इस देश
में कास्ट, एंटी पीपल कास्ट जो है, जैसे ब्राह्मणों ने सब मनुस्मृति में लिखा, ब्राह्मणों ने इस देश में मनुस्मृति लिखा और जातियां बनाई। अब आप ब्राह्मणों के ही कोर्ट में जाकर कहेंगे कि जाति व्यवस्था मिटाओ, तो आपको जो है भगा दिया जाएगा। इसीलिए जब हॉस्टिलिटी लेके जाते हैं, जब अपना ट्रेडिशनल नॉलेज वो लेकर जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से ही जजमेंट देते हैं ताकि वो सिस्टम चलता रहे। उनका जो डोमिनेंस का सिस्टम है, वो डोमिनेंस का सिस्टम चलता रहे। हम लोग ऑल बार एसोसिएशन के माध्यम से 5 साल में ये डोमिनेंस को खत्म करना चाहते हैं। 5 साल। इसके बाद इस देश में किसी भी एक कास्ट का या 2 कास्ट का अपना हॉस्टिलिटी, अपना इमोशन और अपना नॉलेज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। ये हमारा आंदोलन है। साथियों, जब हमारे जजेस नहीं होते हैं कोर्ट्स में, या 1 या 2 होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूं। मैं कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि डिसेंट जजमेंट नहीं आता। डिसेंट जजमेंट क्या होते हैं कि 5 जजेस बैठे हुए हैं और 5 जजेस बैठने के बाद 3 जजेस एक जैसा सोचते हैं, 2 जजेस नहीं सोचते। 2 जजेस कहते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जजमेंट ऐसा होना चाहिए। तो जो 2 जजेस का जो जजमेंट है उसको डिसेंट जजमेंट कहते हैं। इस देश में डिसेंट जजमेंट ही नहीं आ रही। ये ऐसा एक स्ट्रेंज, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रेंज देश है, बड़ा स्ट्रेंज। मतलब दुनिया में हर जगह पे डिसेंट जजमेंट आते हैं, हमारे देश में बहुत रेयर ओकेजन पर डिसेंट जजमेंट आते हैं। डिसेंट आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि सारे जजेस एक जैसा सोचते हैं। सारे जजेस एक जैसा सोचते हैं। आप पूछिए, आप अपने हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके पूछिए, लखनऊ बेंच में जाके पूछिए, रजिस्ट्रार को पूछिए कि कितना डिसेंट जजमेंट आपने पास किया। मतलब आपके कोर्ट ने पिछले कई सालों में कितने डिसेंट जजमेंट पास किया। आप देखेंगे कि बहुत ही कम, और साल में 1-2 डिसेंट जजमेंट आ जाते हैं, साल में 1-2। इसीलिए जब एक जैसा सोचने वाले जजेस है, ये देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। इस देश में 6000 से ज्यादा जातियां हैं। जब इतने सारे जातियों का देश, उसमें यदि आप डिसेंट जजमेंट नहीं दे पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ए कॉटरी ऑफ फ्यू पीपल। दैट मीन्स इस देश में आप जो है एक जाति का कोड बना के रखे हो, एक वर्ण का, एक समुदाय का, एक फिलॉसफी का कोड आपने बना के रखा है, जो संविधान जिसकी मान्यता नहीं देती है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को लोग पूछते हैं, मतलब पार्लियामेंट में भी पूछते हैं, और ऐसे भी लॉ मिनिस्टर जो है हर साल कई लेटर लिखता है कि आप SC ST OBC के जजेस बनाओ, और फिर जजेस रिटायर होने के बाद आपस में बोलते हैं कि यार SC ST OBC के जज कैसे बनाए, वहाँ तो आरक्षण नहीं है। ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यह है क्या कि सिर्फ आप एक ही जाति के जज बनाओ? संविधान ने ये कहा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है, इसलिए आप SC ST OBC के जज मत बनाओ और उनके साथ जाति भेद करो? सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है, उसकी वजह से SC ST OBC और SC ST OBC की महिलाओं को जज मत बनाओ? आज तक